Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Kashif Rana and we are going to study Introduction to Accounting PRC4. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अकाउंटिंग के सीखने से पहले आप लोगों को बिजनेस का पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है। बिजनेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है कि कुछ लोग मिलते हैं और वो किसी एक काम के करने का इरादा करते हैं कि हम लोगों ने इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अपने पर्पस को डिफाइन कर लेते हैं कि हम इस पर्पस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। बात हो रही है अभी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस कुछ भी हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पर्पस कॉमन होना चाहिए। ये ना हो कि 5 पीपल्स का एक ग्रुप तो हमारे पास मौजूद हो, लेकिन उन 5 पीपल्स के अपने अपने इंडिविजुअल पर्पसेस हों, तो फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाता। लेकिन अगर वो 5 पीपल्स इकट्ठे होकर किसी एक पर्पस के लिए काम करते हैं तो उन 5 पीपल्स के ग्रुप्स को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो उनके पास जो ग्रुप मौजूद होता है उसके पर्पसेस डिफरेंट हो सकते हैं। हर ग्रुप के पर्पसेस डिफरेंट हो सकते हैं। एक ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया और उन्होंने कहा कि हम लोग गरीब बच्चों को एजुकेट करेंगे। एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा हम लोग गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे। एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर स्टडी करेंगे और एक ही सब्जेक्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब सबका पर्पस स्टडी करने का एक ही था कि हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को पास करना है। एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब हम लोग बिजनेस करेंगे, हम लोग कारोबार करेंगे और उस कारोबार से हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। इस किस्म के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। बात चलती है पर्पस से कि पर्पस क्या है। हमारे पास जो वैसे मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो सिर्फ 2 हैं हमारे पास, कि या तो वो प्रॉफिट को अर्न कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, कि या तो उनका जो पर्पस होगा वो टू अर्न प्रॉफिट होगा, या फिर उनका जो पर्पस होगा वो सोशल वेलफेयर होगा। तो सोशल वेलफेयर में कभी भी प्रॉफिट को अर्न नहीं किया जाता। तो हम लोगों ने उनके पर्पस को देखकर ये डिफाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद होती हैं। एक हमारे पास आती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी हमारे पास आती रहती है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना हो तो आप लोग सिर्फ इतना लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन परसुइंग डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यहां पर यह बात हम लोगों ने बता दी कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन हैं, या फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who come together to pursue a common set of goals and objectives। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स की बात करनी है आप लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन की 2 टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड करता है उनके पर्पस के ऊपर। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनका पर्पस प्रॉफिट सीकिंग हो, प्रॉफिट को अर्न करना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हों लेकिन उनका पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना ना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते रहते हैं। इन शॉर्ट आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर इनकी डेफिनेशंस की तरफ जाएं प्रॉपर, तो यहां पर देखें नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है हमारे पास। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव प्रॉफिट एज अ गोल सच एज चैरिटी और हॉस्पिटल एग्जिस्ट टू मीट वेरियस सोशल नीड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते रहते हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरप्राइजिंग एंटिटी
ये बिजनेस को ही कहा जाता है इंटरप्राइजिंग एंटिटी। engaged in commercial, industrial और professional activities and sells products and services for profit। ये बात आप लोगों ने जरूर बतानी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे उन एक्टिविटीज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट को अर्न करना होगा। अब वो एक्टिविटीज 3 तरह की हो सकती हैं। एक हमारे पास होती है कमर्शियल, दूसरी इंडस्ट्रियल, तीसरी प्रोफेशनल। मतलब आप प्रॉफिट किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो आप लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे पहला काम ट्रेडिंग करेंगे। इसे कमर्शियल एक्टिविटी कहा जाता है कि आप लोग जाएं बाजार से गुड्स परचेज करें और आकर यहां पर सिर्फ थोड़ी सी प्राइस हाई करें और उनको सेल करते हैं और प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज लेकर ना आए। ऐसे बिजनेस को कहा जाता है कमर्शियल, कि आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, तो शॉपकीपर्स मार्केट से जाते हैं, प्रोडक्ट से लेकर आते हैं, उनको वो प्रोडक्ट पड़ रही है 80 रुपीज की और यहां पर अपनी शॉप पर आकर सेम प्रोडक्ट वो 100 रुपीज में सेल कर रहे होते हैं। इस एक्टिविटी को कहा जाता है कमर्शियल एक्टिविटी। और यहां पर भी देखो उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया कि 80 रुपीज की चीज उसने सेल कर दी 100 रुपीज के अंदर, तो 20 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया, राइट। दूसरी चीज आती है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल से मुराद होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें, आप ट्रेडिंग ना करें, आप एज इट इज उस प्रोडक्ट को सेल ना करें। आप लोग प्रोडक्ट कुछ और लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर लेबर अप्लाई करते हैं, कुछ उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उस प्रोडक्ट के यूजेज को, उस प्रोडक्ट की शेप्स को आप लोग चेंज करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट जाकर सेल कर देते हैं। तो आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कमर्शियल से मुराद ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल से मुराद मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोफेशनल, जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बीमार होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रोफेशन है उसका। अदालत में कोई केस चल रहा है कोर्ट में, वकील के पास जाएंगे, प्रोफेशन है उसका, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन चाहिए, टीचर्स के पास जाएंगे, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये उसका प्रोफेशन है। तो अगर आप गुड्स के साथ डील करते हैं, अशिया लेकर आते हैं, तो या तो होगा कमर्शियल या होगा इंडस्ट्रियल। लेकिन अगर आप लोग सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोफेशनल एक्टिविटी। अब इसका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो ऐसी तमाम तर एक्टिविटीज को जिनका पर्पस हमारे पास प्रॉफिट अर्न करना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कहते रहते हैं। एनी क्वेश्चन? अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस की। अकाउंटिंग नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी हो रही होती है, जिन्हें हम लोगों ने एनपीओ कहा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी अकाउंटिंग आप लोग जाके करेंगे FR 1 के अंदर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये मुकम्मल एक चैप्टर है, इनकी अकाउंटिंग करेंगे FR 1 के अंदर। यहाँ पर जो हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, जिनका जो पर्पस था वो प्रॉफिट को अर्न करना था। तो अब हम लोगों ने सीखना है कि बेसिकली हमारे पास बिजनेस क्या होता है। तो जब भी आपके माइंड में बिजनेस आता है तो बिजनेस से क्या मुराद होता है? सबसे पहली चीज आप किसी से कहना कि यार मैंने बिजनेस करना है, उसे ये बात समझ आ गई है कि आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, आप कुछ अर्न करना चाह रहे हैं। उसका अगला क्वेश्चन होगा बिजनेस क्या करना है, बिजनेस क्या करना है, क्या सोच रहे हो तुम। तो तुम उसे बताओगे कि तुम कौन सी एक्टिविटी करना चाह रहे हो, कि क्या तुम किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, क्या तुम ट्रेडिंग कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, या तुम इंडस्ट्री की तरफ जाना चाह रहे हो कि मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहे हो। तो बिजनेसेस की ये 3 किस्म की नेचर्स होती हैं कि या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं आप लोग, इन 3 किस्म के। तो जब भी बिजनेस की बात आती है आपने इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट करना होता है कि या तो आप सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स करेंगे या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का ताल्लुक
मैन्युफैक्चरिंग से है। और परचेज ऑफ गुड्स, परचेज का ताल्लुक कमर्शियल एक्टिविटीज ट्रेडिंग से है कि या तो आप गुड्स को परचेज करके सेल कर दो या गुड्स की प्रोडक्शन करके सेल कर दो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो सर्विसेज ना तो परचेज होती रहती हैं ना प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो ये प्रोडक्शन एंड परचेजेस ये सिर्फ गुड्स से रेलिवेंट था। अब यहाँ पे उसकी एक बात खत्म, फिर कहता है या फिर सर्विसेज, और इनका ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या होगा, टू सेल देम एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा हमें कि मैंने एक पेन परचेज किया 50 रुपए का, 40 रुपए में सेल कर दूं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब आएगा हमारे पास कि हमें लॉस हो गया बेसिकली, कितने का, 40 का लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ कि मैंने 50 में सेल किया, मैंने 50 में परचेज किया, 40 में सेल किया, तो 10 का लॉस हो गया मुझे। अगर मैं बिजनेस करना चाहूं, 50 रुपए का पेन लिया, 50 रुपए में ही सेल कर दिया, मैं कहूं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं? नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपना लॉस करें। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आपकी एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट्स ना हो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि फिर आप अपना लॉस करें। ये एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी कि हम लोग जितने की चीज परचेज करते हैं उतने में उसको सेल कर देते हैं। ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि हम किसी किस्म का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे। लेकिन जब बिजनेस की बात आती रहती है तो ये अंडरस्टूड है कि जो चीज मुझे 50 रुपए की मिली है मैं वो 80 में सेल करूंगा, मैं वो 60 में सेल करूं, मैं वो 70 में सेल करूं, मुझ पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहां पर ना कोई हराम हलाल कुछ नहीं है। आप जब अपनी प्राइसेस को डिफाइन कर देते हो ना कि भाई ये 80 रुपीज का है, आपने पहले ही बता दिया कि ये 80 रुपीज का है, कस्टमर पे डिपेंड करता है वो परचेज करे या ना करे। इस्लाम ने कहीं पर ये नहीं लिखा कि आपने प्रॉफिट 20% रखना है, आपने प्रॉफिट 30%। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने से मना किया गया है कि एक रीजनेबल हो, लेकिन अगर 50 की चीज 80 में सेल करके मैं 30 का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो वो 30 मेरे लिए हलाल ही है, राइट? तो जी अब कस्टमर पे डिपेंड करता है कि भैया आपको महंगी लग रही है आप ना खरीदें, आप कहीं और से जाके खरीद लें। अब यहां पर देखें तो आपसे फर्स्ट बिजनेस की डेफिनेशन ऐसी ही की गई कि आपने बिजनेस में वो तमाम तरह एक्टिविटीज लेकर आनी है जिनमें गुड्स की परचेज या प्रोडक्शन शामिल हो और सर्विसेज शामिल हो, और ऑब्जेक्टिव क्या हो आपके पास, प्रॉफिट को अर्न कर। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखें, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अब यहां पर आके वो इनको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं तो दैट प्रोवाइड गुड्स। अब यहां पर आ रहे हैं कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो कि गुड्स प्रोवाइड करें एंड सर्विसेज टू द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। तो आप लोग सिर्फ अपने अल्फाज को चेंज कर सकते हैं, अपने वर्ड्स सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उन तमाम का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना एक ही बात करना होता है। ऊपर उसने ऑल दोज एक्टिविटीज की बात करती रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे आकर उसने ये बता दिया कि भाई आपके पास वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, तो उसने कहा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ऑलराइट, तो ये आपके पास बिजनेस की डेफिनेशन हो गई। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आपके लिए अब कोई न्यू चीज नहीं है, ये इसी को ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को ही। आपके पास जो बिजनेसेस होते हैं वो 3 किस्म के हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस बेस्ड बिजनेसेस। इन तमाम में जो डिस्टिंग्विश करेंगे हम लोग इनको तो सिर्फ इस बात पर कि जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है ना इसमें गुड्स की सेल एंड परचेज शामिल है, उसके अलावा आपकी कोई और एफर्ट नहीं है। मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं ये ट्रेडर्स होते हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं।
कि इन्होंने जिस हाल में गुड्स को परचेज किया उसी हाल में उन गुड्स को आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। सिर्फ पर किस चीज का आता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन हैं, बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें। तो ट्रेडिंग बिजनेस से होता है हमारे पास परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विदाउट चेंजिंग द शेप एंड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। आई होप के आपको ट्रेडिंग बिजनेस समझ आ गया। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको लिए जरूरी नहीं है। एज एन अकाउंटेंट बस आपको बिजनेस की नेचर का पता होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं वो बिजनेस बेसिकली क्या है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है कि आप लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हो, फिर उसके ऊपर आप लोग थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेबर लगाई जाती है और एक न्यू प्रोडक्ट बनाकर उस प्रोडक्ट को आप लोग सेल करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब कि भाई आपने फर्नीचर सेल करना है तो फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल लकड़ी है, वुड। आप लोग वुड लेते होंगे, फिर उसके डिजाइन को चेंज करते हैं, उसके यूजेज को चेंज करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं। अब देखें, सपोज कि मेरे पास एक चेयर रखी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। पहले मेरे पास लकड़ी होती तो मैं उसको वुड कहता कि भाई लकड़ी रखी हुई है, लेकिन जब उसके डिजाइन को चेंज किया गया, यूजेज को चेंज किया गया और लकड़ी से बनी हुई एक चेयर रखी हुई है तो मैं लकड़ी नहीं कहूंगा, मैं उसको चेयर कहूंगा। उसका यूजेज चेंज हो चुका है, उसका डिजाइन चेंज हो चुका है, हालांकि उसी लकड़ी से बनी है। तो जिसने उसको बनाया है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो वुड एज इट इज सेल नहीं कर रहा। अगर ऐसा कर रहा होता तो फिर वो ट्रेडर होता। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। इसी तरह से देखिए, ये जो पंखे लगे हुए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाकर पंखा परचेज करते हैं तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। क्या उसने कंपनी से पंखा ही लिया था और वो पंखा एज इट इज वो आपको उठा कर दे रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन उसने जिस कंपनी से जाके पंखा लिया था वो पंखे खुद बना रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और दोनों का पर्पस क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। दोनों ही अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऑलराइट, अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखें, कहते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से मुराद जिससे आप लोगों ने अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनानी हो, वो रॉ मटेरियल है। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने चाय बनानी है तो चाय आपकी फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए, दूध, पत्ती, चीनी, ये रॉ मटेरियल है। कि उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो आपके पास रॉ मटेरियल होता है। तो देखें, जब तक दूध, पत्ती, चीनी नहीं परचेज करके आओगे चाय बनेगी। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट है कि उसको बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, वो आपके पास रॉ मटेरियल होगा। आप जाकर बाजार से चाय भी तो ला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जाके दूध, पत्ती लेके आ रहे हैं कि आप लोग चाय खुद बनाएंगे। तो बिजनेसेस भी ऐसे हो सकते हैं कि भाई ये पंखे जो कंपनी है, सपोज कि रॉयल फैन वालों की है, तो रॉयल फैन वाले किसी और से भी तो परचेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा हम खुद बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, और उन्होंने आगे सेल करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आप लोग रॉ मटेरियल को परचेज करोगे, जब रॉ मटेरियल आ जाएगा तो उसके ऊपर लेबर अप्लाई की जाती है, मजदूर लगाए जाते हैं, और उनको हम लोग वेजेस पे कर रहे होते हैं, सैलरी पे कर रहे होते हैं उन लोगों को, और वो लोग मेहनत करके उस प्रोडक्ट को चेंज कर रहे होते हैं, उसकी शेप को बदल रहे होते हैं। एंड इनकरिंग फर्दर कॉस्ट, और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग रही होती है। मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं होती, उसके अलावा भी कॉस्ट मौजूद होती है जो कि हम लोग इनकर करते रहते हैं, आइदर टू चेंज द शेप, डिजाइन और पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट and then sale of ultimate finished product. This process is called manufacturing business. All right. And the last one is service based business. सर्विसेज का ताल्लुक गुड्स से नहीं है। आप लोग बीमार होते हैं और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं तो वो आपको खुद मेडिसिन नहीं देगा,
वो आपकी सिर्फ नब्ज चेक कर दें कि आपसे 3,000 रुपये ले लेगा और वो आप लोग पहले पे करके जाएंगे। सिर्फ क्या होगा, जब 3,000 रुपीज पे करके आप अंदर जाते हैं तो बीमारी वैसे ही खत्म हो चुकी होती है। जब 3,000 रुपये पे करके जाते हो, उसने सिर्फ 2 मिनट आपके पास लगाने हैं और सिर्फ आपके साथ कंसल्ट करने हैं बस, और उसके बाद नुस्खा बना के आपको दे देता है। उसने इस बात के 3,000 रुपये लिए थे आपसे कि उसने सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और जब वो आपसे कहते हैं ना कि हमारे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लें, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, उस 3,000 में शामिल नहीं होता। अब एक ही हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाला ट्रेडिंग कर रहा है कि उसने किसी कंपनी से मेडिसिन ली और क्या अब वो मेडिसिन को चेंज करने वाला है? नहीं चेंज करता रहता, वो एज इट इज सेल करता है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, 10 रुपए की गोली 100 रुपए की बेचता है, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, ट्रेडिंग कर रहा होता है। लेकिन जहां से जिस कंपनी से उसने मेडिसिन ली थी वो खुद बना रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो आपको एक ही जगह पे के ऊपर तमाम बिजनेसेस नजर आ रही हैं। इसी तरह से आपके टीचर्स वगैरह, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप घर से जिस तरह से निकले थे वापसी बिल्कुल वैसे ही जाओगे। घर वाले पूछेंगे क्या लेकर आए हो, बैग खोलकर नहीं दिखाओगे क्योंकि कुछ लेके ही नहीं आए, आपके पास सिर्फ सर्विसेज हम लोगों ने दी। आप लोग कहोगे अकाउंटिंग सीख कर आए हैं, अब ये चीज किसी को दिखा भी नहीं सकते, सर्विस प्रोवाइडर्स। ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब भी आप सर्विसेज लेना चाहेंगे, डॉक्टर तो वो भी था जो आपके घर के बाहर एक छोटी सी क्लिनिक लगा के बैठा हुआ है, आप उसके पास क्यों नहीं गए? हालांकि वो 200 रुपए में मेडिसिन भी आपको दे देता, आप स्पेशलिस्ट के पास क्यों गए हैं जिसने 3,000 रुपए चेक करने के लिए 5,000 रुपए की मेडिसिन थी? नॉलेज है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास रेलिवेंट फील्ड का नॉलेज मौजूद है। अब रेलिवेंट फील्ड से क्या मुराद है कि भाई सपोज कि आपको दिल का आर्जा है और आप लोग चले गए हैं हड्डी तोड़ के पास, सॉरी हड्डी जोड़ के पास, टूटी तो पहले से होती है, हालांकि दोनों डॉक्टर्स हैं, क्या आप जाएंगे उसके पास? रेलिवेंट नॉलेज। आप लोगों को जब अल्लाह ना करे कि बीमार, आप कंसल्ट करते हैं कि इस बीमारी से रेलिवेंट डॉक्टर कौन सा है और उनमें से भी बेस्ट कौन सा है। इवन कि आप न्यूली क्वालिफाइड एमबीबीएस के पास नहीं जाते, क्यों? एक्सपीरियंस नहीं होता, चाहे वो रेलिवेंट फील्ड का ही क्यों ना हो। और वैसे एमबीबीएस हर फील्ड के होते हैं, तमाम स्पेशलाइजेशन के लिए एमबीबीएस जरूरी होता है उनके लिए, तो वो तो हर फील्ड से होते हैं। आप नहीं जाएंगे, आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। इसी तरह से भाई अगर आपने अकाउंटिंग पढ़नी हो तो आप अकाउंटिंग के टीचर को देखेंगे, ना कि किसी और सब्जेक्ट के टीचर को। आपसे कोई कहता है कि मिस्टर फलां बहुत अच्छी BWCS पढ़ाता है, आप कहेंगे अकाउंटिंग भी मैंने उसी से पढ़नी है। तो भाई वो BWCS अच्छी पढ़ाता होगा लेकिन अकाउंटिंग नहीं, रेलिवेंट है। तो जब बात आती है ना सर्विसेज की, तो सर्विसेज बेसिकली आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशंस, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और ये जितनी अच्छी होंगी उतनी आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखें, इन सर्विस इंडस्ट्री देयर इज नो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जस्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड टू फैसिलिटेट क्लाइंट्स on the basis of our skills, knowledge, time and experience। और आपसे जो पैसे लिए जाते हैं वो हम अपना टाइम देने के लिए, कि हम आपको उतना टाइम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एटसेट्रा। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। कि हमारे पास अब बिजनेस का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म्स कौन कौन सी है, बिजनेस किन सिचुएशंस में होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वो 3 हैं जो कि स्टडी कर लिए। लेकिन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर के किस तरह से तुम बिजनेस को आगे लेके चलना चाह रहे हो, वो भी हमारे पास 3 टाइप्स की ही हैं। उनमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आते हैं द सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर। नेक्स्ट इज
पार्टनरशिप, and the next is company. सोल प्रोप्राइटर, सोल से मतलब अकेला, तन्हा। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन जो अकेले बिजनेस कर रहा है। सोल ट्रेडर ऐसा पर्सन जो ट्रेडिंग कर रहा है लेकिन उसका कोई और साथी नहीं है। मतलब ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उसी के हैं। उस बिजनेस से जितना अर्न करेगा तो उसका है, किसी किस्म का लॉस करता है उसका है, सारी की सारी मैनेजमेंट उसी की होती है। उस बिजनेस को जितना पैसा चाहिए उसी ने देना होता है, अकेला आदमी है। तो अगर कोई सिंगल पर्सन कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर। अच्छा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग करेगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें ना सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटर, इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है कि भाई प्रॉफिट की शेयरिंग कितने लोगों के पास है। अब अगर वो काम करवाने के लिए मैन्युफैक्चरर है और वो 100 एम्प्लॉयज रख लेता है तो हम ये नहीं कहेंगे वो अकेला थोड़ी है, उसके साथ तो 100 लोग हैं। वो 100 लोग उससे सैलरी लेते हैं, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले। लेकिन जो बिजनेस का प्रॉफिट आता है ना, वो प्रॉफिट वो अपने पास रखता है, वो अपना प्रॉफिट नहीं जाके डिस्ट्रीब्यूट करता। तो उसके साथ अगर वर्कर्स मौजूद हों तो वो वर्कर्स उसके आगे सोल ट्रेडरशिप के टाइटल को खत्म नहीं कर सकते। वर्कर्स कुछ भी हो सकते हैं। इवन के जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, मोस्टली ये सोल ट्रेडर होते हैं, उनकी अपनी शॉप होती है, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्प के लिए 2-3 लोगों को रखा होता है। तो हम क्या कहें कि ये सोल ट्रेडर नहीं है? वो तो उसके मुलाजिम है, वो एम्प्लॉयज हैं उसके, और उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो वो उन बच्चों से ले रहा होता है वो उनको पे कर रहा होता है उसके लिए, वो उनका एक अलग से सिस्टम है। लेकिन बिजनेस को जितना भी प्रॉफिट मिलना है वो सारे का सारा प्रॉफिट किसने जाके शेयर करना है? एक आदमी ने। अगर उसको लॉस हो जाए, क्या उसके एम्प्लॉयज उससे कहेंगे कि इस महीने की तनख्वाह हमें ना दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना भी लॉस होगा वो अकेला बियर करेगा। तमाम रिस्क एंड रिवार्ड उसी के होते हैं। और बिजनेस में किसी किस्म का कोई डिसीजन लेना है तो उस अकेले आदमी ने लेना है। उसे पता होगा कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है और क्या चीज नुकसानदेह है। ऑल राइट, तो आप देखें सोल प्रोप्राइटर कहते हैं सोल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल इंट्रोड्यूसेस हिज ओन कैपिटल। कैपिटल से मुराद जो अमाउंट वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो उसने की हुई होगी। तो अकाउंटिंग के टर्म में इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल से मुराद जिस अमाउंट से हम लोग अपने बिजनेस का स्टार्टअप ले रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए ना। उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पर कैपिटल बोल देते हैं। तो उसने कहा कि इंडिविजुअल इंट्रोड्यूसेस हिज ओन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, uses his own skills and intelligence in the management of its affairs, assumes all the risk of the business and is solely responsible for the results of his operations। भाई किसी से उधार चीजें लेकर आता है तो इसी ने पे करनी है, किसी को उधार चीजें दे रहा है तो उनसे रिसीव भी इसी ने करनी है। बिजनेस को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इसी की सरदर्दी होनी है। ऑल राइट, फिर कहते हैं ही thus owns all and risk all। इसका मतलब सारे का सारा प्रॉफिट भी इसका अपना होता है। अब चाहे हमें लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए इसी का है, हमें 10 लाख का लॉस हो जाए तब भी इसी ने बियर करना है, कोई और इसके साथ खड़ा नहीं होने वाला। ऑल राइट, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बेकरी है, हार्डवेयर स्टोर है, बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये सारे लोग मोस्टली आप लोगों को सोल ट्रेडर नजर आएंगे। क्लियर है ये बात? एक और डेफिनेशन
कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच अ सिंगल पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस एंड टेक्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ। तो आपने इसको कह देना है सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर। एनी क्वेश्चन? अब सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर के ऊपर ना थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। आपने सुना होगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, ऐसे ही है। तो एक अकेले आदमी के पास तो इतना पैसा होता ही नहीं है। देखिए भाई, अगर आप लोग लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसके ऊपर हो जाता है 10% का बेनिफिट, तो 10,000 रुपए का बेनिफिट, ऐसे ही है। लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए का बेनिफिट। लेकिन अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो फिर चाहे वही 10% ही क्यों ना हो, लेकिन 1 लाख रुपए का बेनिफिट है। ऐसे ही है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से एक अकेले आदमी कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा, कितना पैसा मिला लेगा, तो वो क्या करता है, अपने साथ किसी और को शामिल कर देता है। उसे कहता है कि यार तुम नया बिजनेस ना स्टार्ट करो, तुम मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर बन जाओ और तुम अपनी इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में कर दो, तो हम मिलकर काम करेंगे। अब पहले वो अकेला काम कर रहा था, अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट उस अकेले ने संभाले हुए थे। तो एक आदमी मैक्सिमम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगा, कितनी उसमें एक्सपीरियंस, कितनी उसमें क्वालिफिकेशन, कितनी स्किल्स आ जाएंगी एक आदमी के अंदर। लेकिन जब दो मिलते हैं तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं, तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से वो एक टीम बना लेते हैं। तो पार्टनरशिप में यह होता रहता है कि आप लोग डिफरेंट पर्संस को इकट्ठा करें, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोगों को इकट्ठा करें और मिलकर किसी बिजनेस को लेकर चलें। तब आप लोग ज्यादा ग्रोमिंग करेंगे, तब आपका प्रॉफिट वो 10% वाला प्रॉफिट नहीं रहेगा, तब वो प्रॉफिट 20% पे चला जाएगा। आपको रिटर्न और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि ये मेरा एरिया है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, तो आप अपना बेस्ट देंगे। आप पहले इतना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपने बाकी एरियाज के ऊपर भी काम करना होता था। अब जब आपको पता है कि आपके पास ज्वाइनिंग हैंड्स हैं, आपके साथ आपकी टीम खड़ी हुई है, अब आप लोग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो और ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपके पास चांसेस ऑफ लॉसेस कम से कम हो जाते हैं कि आप लॉस नहीं करने वाले। अब यहाँ पे देखें, पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप। अब इसके लिए हमारे पास एक मुकम्मल एक एक्ट मौजूद है जो कि आप लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब इकट्ठे होने, जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, इकट्ठे होने का मकसद ही, अब मैं किसी से ये थोड़ी कहूंगा कि भाई साहब आप आए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, लेकिन प्रॉफिट की बात ना करना मुझसे, वो मेरा ही है। ऐसा नहीं है। वो कहेगा भाई मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं कहूंगा कि भाई जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो हम प्रॉफिट भी शेयर कर लेंगे। अब इसे आप देखिए, प्रॉफिट में शेयरिंग तो पार्टनरशिप। लेकिन अगर मैं इनको एम्प्लॉयज लेकर आता और इनसे कहता कि भाई मैं हर महीने आपको 50,000 देता रहूंगा, मैं सोल प्रोपराइटर ही। क्लियर? अच्छा जी, देखें, कैरीड ऑन बाय ऑल। अब वो जो बिजनेस है वो सारे मिलकर भी उसको चला सकते हैं, लेकिन मैंने किसी में इन्वेस्टमेंट की किसी बिजनेस में और मैंने उसे कहा कि यार मैं तो एक टीचर हूं, मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है, हाँ मैं पैसा दे सकता हूं, बिजनेस तुम लोग खुद रन करो। तो ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप वहां पे काम भी करो, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करके भी प्रॉफिट में शेयरिंग ले सकते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या हम अपने तमाम पार्टनर्स में से किसी एक को चूज करें और उनसे कहें कि आप लोग इस बिजनेस को संभालो और हम लोग सुकून से बैठ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, इसे कहा जाता है पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप बेसिकली कुछ लोगों का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें वो तमाम लोग अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे होते हैं और एक ऐसा बिजनेस रन करते हैं जो सारे मिलके भी कर सकते हैं और उसको कोई एक दो लोग भी सबके बिहाफ पर रन कर सकते हैं। ऑलराइट,
एनी क्वेश्चन? कहते हैं persons who have entered into partnership with one another are called individually partners. वो जो persons होते हैं ना, हम उनको partners कहते रहते हैं individually. लेकिन जब हम बात करते हैं कोलेक्टिव की, तो कोलेक्टिवली हम उनको कहते हैं कि ये हमारी एक फर्म है। जैसे कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बताया गया होगा कि कैफ के लेवल को क्लियर करने के बाद आपने फर्म में जाकर ट्रेनिंग करनी है। तो वो फर्म बेसिकली 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर बनाई हुई होती है। तो वो फर्म हम लोग इसीलिए कह रहे होते हैं कि वो उस फर्म के पार्टनर्स होते हैं, और उन पार्टनर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम लोग फर्म बोल देते हैं, जहां पर जाकर आप लोगों ने काम करते हैं। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। और उसका कोई ना कोई नेम रख दिया जाता है, उस बिजनेस का कोई ना कोई नाम रख देते हैं, और उसके अंदर सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए बस इतना ही जान लेना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन 20 से कम, मैक्सिमम जो आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं ना, वो 20 हो सकती हैं। 20 तक ये आपकी पार्टनरशिप चलती है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और वो बन जाती है हमारे पास कंपनी। तब आपका वो जो टाइटल होगा ना, वो पार्टनरशिप वाला नहीं रहता, तब आपके पास वो टाइटल कंपनी वाला आ जाता है। क्लियर? और इसमें जितने भी बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं, तमाम लोग अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे होते हैं, और ये इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारे इक्वली शेयर करते हैं। कि हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ, और 5 पार्टनर्स थे, और हर कोई 20-20 रुपीज लेकर जाएगा, जबकि उनमें से 2 बिजनेस को रन भी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, और 3 सो रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज चेंज हो जाती हैं कि भाई जो लोग यहाँ पर बिजनेस में काम कर रहे थे उनको 30-30 रुपए दो, और जो बाकी 40 रुपए बच जाते हैं वो बाकियों में तकसीम करो। ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए, और ये भी जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर कि तमाम पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट सेम हो, ये जरूरी नहीं है। कोई लाख रुपए करता है, लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट लेगा, और कोई 5 लाख रुपए करता है तो 5 लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट रेशो सेम नहीं हो सकती। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? अब कंपनी के लिए सिर्फ इतना जान लेना जरूरी है कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 से ज्यादा हो जाएं तो हम उसको कंपनी कहते रहते हैं। और कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, मतलब जिस तरह से हमारी अपनी आइडेंटिटी है कि हमारा अपना नाम है, हम अपने नाम के ऊपर चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, कोर्ट में अगर किसी किस्म का कोई केस होता है तो हम जाके फाइट कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है, हम भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। ये सारे टाइटल कंपनी को हासिल है कि कंपनी अपने केसेस खुद लड़ती है। अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस हो जाए, वो खुद किसी पे केस कर भी सकती है अदालत में जाके। कंपनी ने जितनी प्रॉपर्टी रखनी होगी, कोई गाड़ी परचेज की, कोई बिल्डिंग परचेज की, कुछ भी होगा उसके पास, कंपनी अपने नाम से रखेगी, ना कि अपने पार्टनर्स के नाम से। ऑलराइट? तो इसका अपना नेम होता है। हम लोग जाकर साइन जहां पे करते हैं कंपनी की, वहां पे सील, मोहर लगती रहती है। ऑलराइट? तो वो साइन तो नहीं कर सकती, तो कंपनी की स्टैंप जो होती है ना, वो लगा करती है, तो वो उसके साइन ही कंसीडर होते रहते हैं। तो a company is an artificial judicial person having its own name and on seal stamp. Company can sue and it can be sued in its own name. इसके अगेंस्ट आप लोग केस फाइल भी कर सकते हैं, और ये भी किसी के अगेंस्ट केस को फाइल कर सकती है अपने ही नेम के साथ, ना कि पार्टनर्स के नेम के साथ। जैसा कि पाकिस्तान कंपनी है, अब इसके रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज होते रहते हैं हर साल, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद डिफरेंट लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन जब ये जाकर बाहर जाते हैं
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ये नहीं कहते कि मिस्टर फलां आया है, लोग कहते हैं पाकिस्तान का वजीर आजम आया है। जब ये कर्ज लेकर आते हैं लोग ये नहीं कहते हमने तो इस स्पेसिफिक पर्सन को कर्ज दिया था, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को कर्ज दिया है। अब चाहे वो पर्सन वहां से एलिमिनेट ही हो जाए, कर्ज पाकिस्तान ने देना है, पाकिस्तान उतारेगा। अब अगर हम कर्ज नहीं देते, वो उस पर्सन के ऊपर केस नहीं करेंगे कि भाई तुम लेकर गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर केस कर। ये फर्क होता है कंपनी में और पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के ऊपर केस होते हैं, प्रॉपर्टी अब यहां पर देखें, अक्सर आपको गवर्नमेंट की लैंड नजर आएगी, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव वजीर आजम की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान ने अपने नाम पे रखी हुई है वो चीजें। कुछ जो सरकारी चीजें आपको नजर आ जाएं तो वो पाकिस्तान के नाम पे होती हैं, ना कि उसके वजीर आजम या उसके प्रेसिडेंट के नाम पर। ऐसा नहीं होता रहता। तो कंपनी का भी यही हाल है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में होते हैं ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस अपने नाम पे कुछ नहीं रखता, वो किसी एक पार्टनर के नाम पे की जाती है, या कंबाइंड पार्टनर्स मिलकर अपने नाम पे करवा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के नाम पे कुछ नहीं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।